तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग आप फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं अपने 20 प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, मैथ सीखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि मेरा दूसरा चैनल है। और ये वाला जो चैनल है जिस पर आपका वीडियो आप देख रहे हो, ये है अर्जुन मैथ्स। इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए दोनों चैनल पर लगातार वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो हम लोग ये रेलवे एग्जाम के लिए लेकर आए हैं। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये आपका हेल्पफुल होगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा था। ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस जो री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। और इस क्वेश्चन का जवाब अलग अलग टीचर अलग अलग दे दिए थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गया था। तो आज हम लोग इसी प्रश्न को देखेंगे और देखेंगे कि इसका सही उत्तर क्या था, यानी कौन से टीचर हमारे सही थे। देखिए, अगर इस सवाल को देखें तो इस सवाल को दो तरीके से हम आपके सामने लगाएंगे और दोनों तरीके समझाएंगे कि कौन सा तरीका सही है और कौन सा तरीका गलत है। ठीक है, आपको लगेगा कि दोनों तरीका सही है, लेकिन कोई एक तरीका ही सही होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लिखा है 0.05। अगर इसको हम बटा में बदले तो आप कहोगे कि 5 बटा लिख दीजिए 100। और अगर इसको ऐसे लिखे तो ये हो जाएगा 5 बटा के 10। इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 25 बटा के आपका 100। और इसको लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 बटा के फिर से 100 हो जाएगा। अगर आप मार्केट में मिलने वाली किताबों में देखें तो उसमें ये भिन्न बन गया है। ठीक है, और अगर भिन्न का हम लोग मसा या लसा निकालते हैं तो उसमें बताया जाता है कि अगर आप मसा निकाल रहे हो तो अंश का मसा निकाल लो, यानी अंश का मस। ठीक है, यहाँ पे अंश का मस। ठीक है, उसके बाद फिर जो आपका बटा में है उसका यानी हर का लसन निकाल लीजिए और आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अक्सर यही होता है। तो अंश का जो मौसा निकालेंगे तो आप 5 25 125 का मौसा पाएंगे 5। और यहाँ पर इसका लसन निकालेंगे तो 100 और आपका 10, 100 और 100 सभी का लसा कितना हो जाएगा 100। और आप कहोगे कि इसका उत्तर आएगा 0.05। एक तो ये उत्तर आ गया जो नॉर्मली सभी लोग लगा के टिक करके आते हैं या सोचते हैं। अब इसका सही उत्तर क्या है? अब इसी पर थोड़ा सा बवाल हुआ था कि इसका सही उत्तर ये है कि और कुछ है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों को लेकर ही थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुआ था। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे क्वेश्चन घुमाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है 0.05। अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 0.1 गुणे 0.1। फिर अगर हम 0.5 को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 5 गुणे 0.1। उसके बाद हम अगर 25 को लिखना चाहें यानी 0.25 को लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 0.1 गुणे 0.1। फिर अगर हम 125 को लिखना चाहें यानी 1.25 को तो ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 5, क्योंकि 5 पची 25 पंचे 125 और यहाँ हो जाएगा 0.1 गुणे 0.1। अब अगर हम इसका मौसा निकालते हैं यानी HCF निकालते हैं तो क्या होगा, तो नियम के अनुसार जो संख्या कॉमन मिलती है वही हमारा HCF होता है। यहाँ पर देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, तो ये हो जाएगा 5 गुणे। अब कॉमन क्या मिल रहा है, एक यहाँ कॉमन मिल रहा है, एक यहाँ कॉमन मिल रहा है, एक यहाँ कॉमन मिला है। और ये कॉमन है क्या, 0.1 कॉमन है। तो 5 का अगर 0.1 में गुणा करवाएंगे तो 0.5 आएगा। अब देखिए आपके सामने दो उत्तर हैं, एक ये वाला आपको ये भी लग रहा होगा कि ये भी सही है, और एक ये वाला उत्तर ये भी लग रहा होगा सही है, लेकिन जो सही है वो है 0.5 वाला, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों विधि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ही सरल तरीके से हम समझाने का आपको कोशिश किए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्न अगर आएगा पेपर में तो आप बड़ी सावधानी से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इसी के साथ दूसरा प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दूसरा हमारा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताइए जो 4, 6, 7 और 8, 9 से
विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। तो आप क्या करिए इस स्थिति में 4, 6, 7, 8 और 9 का क्या निकाल लीजिए? लसा निकाल लीजिए। इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे? लसा। और उसी लसा में हम क्या कर देंगे? 3 जोड़ देंगे। देखिए 4, 6, 8 और 9, इसका लसा हो जाएगा 72, क्योंकि आप जानते हो कि 12 छों 72 होगा, 9 आठे 72 होगा और उसके बाद 8 नवा 72 होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो लसा आएगा वो कितना आ गया? 72। अभी बचा है 7, तो यहाँ पे 7 का करवा देंगे गुणा और प्लस 3 ऐड कर देंगे, तो 7 दूना हो गया 14, 7 सते 49 और 1 50 में 3 अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 507। यानी इसका जो आपका फाइनल आंसर आया वो आया 507। तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं 507 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है वो कह रहा है कि यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या है? यहाँ पे देखिए 30 और 40 है, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी। तो फार्मूला होता है बी माइनस ए बटा बी इंटू 100% और लॉस का। ठीक है, ये किसका होता है? लॉस प्रतिशत का। तो बी कितना है? 40 है, तो 40 माइनस 30 कर देंगे बटा क्या कर देंगे यहाँ पर 40 और गुणे कर देंगे 100 और यहाँ पे परसेंटेज। ये बचेगा आपका ऊपर 10। ठीक है, यहाँ पे 10 लिख देंगे बटा हो जाएगा 40 गुणे 100 और यहाँ पर प्रतिशत। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, 4 से अगर 100 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 25%। यानी इतने प्रतिशत का उसको क्या हो गया है? हानि हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं हमारा 25% दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कर रहा है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। अब वह पूरे लॉट को 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है। उसकी हानि या लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 4 जो संतरा है वो खरीद रहा है 10 रुपया में, तो आप कहोगे कि एक संतरा कितने में खरीदेगा? तब 5/2 रुपया में। ठीक है, क्योंकि हमने 10 में 4 से भाग करवा दिया, उसको सरल कर लिया। फिर वो 10 रुपये में 5 की दर से संतरे खरीदता है, यानी 5 जो संतरा है वो खरीद रहा है 10 रुपया में। तो हम कहेंगे कि एक संतरा कितने में खरीदेगा? तो आप कहोगे 2 रुपया में। अब एक संतरा इधर हो गया, एक संतरा इधर, यानी 2 संतरा वो कितने रुपया में खरीदेगा? तो हम कहेंगे कि 5/2 और प्लस 2 जोड़ लीजिए, तो 2 दूना 4 हो गया, 4 और 5 9, यानी 2 संतरा जो है वो 9/2 रुपया में खरीदेगा। तो हम कहेंगे एक संतरा कितने में खरीदेगा? तो 9/4 रुपया में। ठीक है, अब ये क्रय मूल्य है, एक संतरे का क्रय मूल्य कितना आ गया? 9/4 रुपया। उसके बाद कह रहा है कि वो 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है। इसका मतलब ये है कि 9 संतरा वो बेच रहा है 20 रुपया में। तो एक संतरा कितने में बेचेगा? तो आप कहोगे 20/9 रुपया में। अब ये एक संतरे का विक्रय मूल्य है और ये है क्रय मूल्य, तो लाभ होगा या हानि? तो हम लोग क्या करेंगे, अब पूछ रहे हैं ना उसका हानि होगा या लाभ, तो हम लोग मान लेते हैं कि लाभ होगा। अगर हम लाभ मान कर लगाएं तो जानते हैं कि विक्रय मूल्य यानी 20/9 में से क्रय मूल्य यानी 9/4 को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 20 चौक हो जाएगा 80 और 9 नवा हो जाएगा 81 बटा और 9 चौक कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -1/36 बचा। ये आपका माइनस दर्शा रहा है कि लाभ नहीं होगा, क्या होगा? इसको हानि होगा। ठीक है, लेकिन ये हानि प्रतिशत में पूछ रहा है हमसे, तो हम जानते हैं कि हानि प्रतिशत बराबर जो फार्मूला होता है हम लोग का वो क्या होता है? हानि यानी -1/36 गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 9/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा देखिए 4 नवाई 36 और 9 नवा 81, यानी 100 बटा क्या हो जाएगा? 81। अब देखिए ऑप्शन में दो ही ऑप्शन में 81 है आपका, एक है ऑप्शन नंबर सी और दूसरा है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी में हानि है, ऑप्शन नंबर डी में लाभ है। तो हमको हानि हुआ है, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर हम इसको सही बटा में बदले तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि 2 प्रकार की चावल की दर 11 रुपया प्रति किग्रा और 21 रुपया प्रति किग्रा है। 17 रुपया प्रति किग्रा की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों प्रकार के चावल का अनुपात बताइए। यानी 2 प्रकार के जो चावल हैं उनका क्या अनुपात होगा? तो देखिए मिश्रण का सवाल है, बहुत ही ईजी है।
यहाँ पे लिखेंगे 11, यहाँ पे लिखेंगे 21 और ये जो 17 वाला है उसको बीच में लिख देते हैं। फिर यहाँ से इसको इस तरीके का तीर बना देते हैं। फिर हमको क्या करना है, 21 में 17 को घटाना है 4 बचेगा, 17 में से 11 को घटाना है तो बचेगा आपका 6। अब यहाँ बीच में लगा देना है अनुपात और 2 से इसको काट देना है और 2 से इसको काटेंगे तो क्या बनेगा 2:3। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2:3 और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। अच्छा, ऐसे प्रश्न अगर आप सामने देखते हो ना तो कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इसे चक्रवृद्धि ब्याज से सॉल्व करने के लिए आपका शुरू कर देंगे लगाना और उनका उत्तर ही नहीं आएगा। देखिए सवाल में अगर चक्रवृद्धि का नाम नहीं है तो समझ जाइए कि वह साधारण ब्याज से लगेगा। ठीक है, अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज का नाम उस सवाल में नहीं सुन रहे हैं मतलब वो साधारण ब्याज से लगेगा। जैसे इस सवाल को देखिए, अगर इसको कुछ लोग क्या होते हैं कि जल्दी जल्दी में, चूंकि पेपर में जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है और उस तेजी में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो आप क्या करते हो, सवाल को अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करने लगते हो और टाइम ज़्यादा कंज्यूम होने लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम आराम से सवालों को पढ़ेंगे। सवाल अगर आप ध्यान से पढ़ लिए तो आधा से ज़्यादा क्वेश्चन यानी 50% तो आपका वही सॉल्व हो गया। तो इसमें चक्रवृद्धि नहीं लगाना है, इसमें क्या लगाना है, साधारण ब्याज वाला फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए दोगुनी हो जाती है तो दोगुनी यानी अगर हम किसी वस्तु को माने कि वो ₹p का था तो वो क्या करेगा, ये 12.5% की दर से आपका दोगुना हो जाएगा यानी 2p हो जाएगा। अब कितने समय में होगा हमें नहीं पता, तो ये जो 2p है ये मिश्र धन है तो ब्याज हमको पता करना है तो 2p में से क्या घटाएंगे, p को घटा लेंगे यानी मिश्रधन में से मूलधन घटा लेंगे तो हमें ब्याज मिलेगा। यानी p हमारा ब्याज है और p ही हमारा मूलधन है और r दिया है 12.5 और t हमसे पूछ रहा है बटा क्या कर देना है 100, क्योंकि हम जानते हैं कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। अब p से p खत्म हो गया। अब यहाँ पर अगर हम गुणा कराएं तो ये हो जाएगा 100 बटा 12.5। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा टी। अब ऊपर अगर हम एक जीरो बढ़ा देते हैं दशमलव खत्म हो जाएगा तो इसको काटें तो 25 चौका 100 और आपका हो जाएगा 25 पंचे 125 और 5 आठे 40 यानी टी बराबर कितना आ गया, 8 वर्ष आ गया। तो 8 वर्ष में 12.5% की दर से एक धनराशि अपने खुद का दोगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में 8 वर्ष दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया, यानी 200 लोगों को काम पर लगाया और बताया कि देखिए 150 दिन में काम पूरा कर दीजिए। लेकिन हुआ क्या कि यदि 50 दिनों में केवल एक चौथाई काम किया गया तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या क्या है। यानी देखिए भारतीय रेलवे ने किया क्या कि 150 दिनों का टारगेट रखा और 200 श्रमिकों को लगा दिया काम पर और बताया कि 150 दिनों में हमारा काम पूरा हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि 50 दिन बीते और 50 दिन में केवल एक चौथाई काम पूरा हुआ। तो उसको समझ आ गया कि काम समय पर पूरा नहीं होगा। तो जब काम समय पर पूरा नहीं होगा तो कारण क्या था, कारण ये था कि मजदूरों की संख्या जो थी वो कम थी। तो उसने डिसाइड किया कि मजदूरों की संख्या को बढ़ाई जाए और वही हमसे पूछ रहा है कि कितना मजदूर बढ़ा दिया जाए कि समय पर काम पूरा हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमको करना क्या है कि हमारे पास शुरू में थे 200 मजदूर, यानी 200 मजदूरों ने 50 दिन तक काम किया और काम का कितना भाग पूरा कर दिया, एक चौथाई भाग पूरा कर दिया। अब हमारे पास 200 मजदूर हैं, हमें और मजदूर चाहिए जिनकी संख्या हम मान लेंगे यक्स। ठीक है, अब देखिए 50 दिन तक काम हो गया, काम को समय पर पूरा करना है यानी समय कितना था 150 दिन, जिसमें से 50 दिन बीत गया है तो हमारे पास समय है अभी 100 दिन। 100 दिन में हमको कितना काम पूरा करना है, 3/4 काम पूरा करना है। कैसे, क्योंकि एक काम को हम एक मानते हैं, एक में से 1/4 घटा देंगे तो 3/4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे इसके काट देना है यानी 4 से 4 खत्म हो गया। यहाँ पे बच गया आपका 200 गुणे 50 और अगर हम 100 का गुणा करवा दें तो ये हो जाएगा 2000 प्लस हो जाएगा 100 यक्स और बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 का गुणा करवा देंगे, देखिए 5 दूना 10 और 10 का 3 में गुणा करवा देंगे तो 30 यही हो जाएगा, 3 ठो जीरो लगा दीजिए। ठीक है, और उसके बाद इसमें से क्या घटा देना है आपको, तो यहाँ पे घटा देना है आपको 2000। ठीक है,
बराबर कितना हो जाएगा 100x के। अब यहाँ पर देखिए अगर हम 3000 में से 2000 घटाएंगे 30,000 में से 2000 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमको लगता है मिस्टेक हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमको काटना नहीं चाहिए था, यहाँ पे हमको इसको ऊपर गुणा करवा देना चाहिए था। ठीक है, गुणा करवा देते तो हमारा काम हो जाता, हालांकि गुणा करवाते तब पर भी कट जाता 3 से, तो 5 दूना 10, 10 तिहाई 30 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम एक जीरो लगाना भूल गए हैं, यहाँ पे एक जीरो और लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कुल मिला जुला के बचेगा 10,000। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर जीरो नहीं लगेगा, डबल जीरो यहाँ पे है, डबल जीरो यहाँ पे है, तो 4 ठो जीरो होना चाहिए, हम नहीं लगाए थे, जिसकी वजह से हमको लग रहा था कि ये गलती हो रहा है। तो यहाँ पे 10,000 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 100x। आप जानते हो कि डबल जीरो काट दीजिए तो क्या बचेगा आपका 100 बराबर यक्स के, और यक्स क्या था, श्रमिकों की संख्या, यानी कितने ज़्यादा मजदूर बढ़ाए जाएंगे ताकि काम समय पर पूरा हो जाएगा, तो 100। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 100 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला जो हमारा सवाल है वो कह रहा है कि 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ उसी काम को करते हैं तो वे कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। काम समय का बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, और बहुत ही अच्छा तरीका से लगेगा। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के बराबर करने वाले हैं, यानी हम देखने वाले हैं कि एक पुरुष कितनी महिला के बराबर काम करेगा या एक महिला कितने पुरुष के बराबर काम करेगी। तो यहाँ पे देखिए 12 पुरुष है, उसके बाद है 18 महिला। ठीक है, इनमें अगर हम 10, ये जो 10 दिन है अगर इसका गुणा करवा दें तो हमारा बराबर हो जाएगा 9 पुरुष, ठीक है, और प्लस 18 महिला के 12 दिन के काम के बराबर। अब इनका अगर गुणा करवाएंगे तो 12 दहा में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 120 और पी, और यहाँ पर हो जाएगा 180 यम। यम मतलब महिला, पी मतलब पुरुष। अब 12 नवैया हो जाएगा 108 पुरुष, और यहाँ पर हो जाएगा देखिए 18 दूना 36, 18 एक कम 18 3 21, यानी 216 महिला हो जाएंगी। पुरुष को पुरुष की तरफ कर दीजिए, तो यहाँ पर 120 में से 108 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 12 बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा 12 पी, और यहाँ पर आपको 216 में से 180 घटाएंगे तो इधर बचेगा 6, 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ पे महिला, तो 12 से काट दीजिए इसको, तो एक पुरुष बराबर कितना महिला हो गया, 3 महिला हो गया, यानी एक पुरुष जितना काम करेगा उतना काम 3 महिलाएं मिलकर करेंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकती हैं, और 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ उसी काम को करते हैं तो वे कितने दिनों में पूरा करेंगे। अगर हम चाहें तो दोनों से लगा सकते हैं, चाहे 12-18 से लगाएं चाहे 9-18 से लगाएं, तो हम 12-18 को चुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 12 पुरुष प्लस 18 महिला मिलकर कितने दिन में काम पूरा करते थे, 10 दिन में काम पूरा करते थे। और वही काम 2 पुरुष और उसके बाद 3 महिला मिलकर कितने दिनों में करेंगे, यही हमको क्या करना है, बताना है। तो हम मान लिए डी। अब देखिए यहाँ पर एक पुरुष बराबर 3 महिला है, तो 12 पुरुष बराबर कितना महिला हो जाएगा, तो 12 तिहाई 36, यानी यहाँ पे हो जाएगा 36 महिला प्लस यहाँ पर 18 महिला, और यहाँ पर हो जाएगा गुणे 10 है। और यहाँ पर एक पुरुष बराबर 3 महिला, तो 2 पुरुष बराबर कितना महिला, 6 महिला, और यहाँ पर 3 महिला, और इंटू क्या हो जाएगा डी। अब यहाँ पे देखिए कि 36 और 18 को जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 54 महिला गुणे 10, और यहाँ पर हो जाएगा 6 3 9 महिला गुणे डी। तो आप जानते हो 9 6 54 होता है, अब 6 का 10 में गुणा करा देंगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी अगर हम देखें कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ उसी काम को करते हैं तो कितने दिनों में पूरा करेंगे, 60 दिनों में। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिख रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। हम आपको एकदम बेसिक तरीके से बताते चल रहे हैं, कोई भी पॉइंट यहाँ पे छोड़ नहीं रहे हैं, इसलिए कि आपको समझ में आए, क्योंकि आपको समझ आएगा तब आप सवालों को लगाएंगे। अगर हम शॉर्टकट लगा दें और आपको वो समझ में ही नहीं आए तो वो किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि
हमारा काम है आपको सिखाना। जब आप सीखोगे तब जाके आप पेपर में अच्छा परफ़ॉर्म कर पाओगे। और पता चले कि हम इनमें से कोई 2-4 स्टेप छोड़ दिए और डायरेक्ट बता दिए, आप तो बहुत खुश हो जाओगे कि सर तो आपको ट्रिक से बता दिए। लेकिन वो ट्रिक जब आप पेपर में अप्लाई करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे 2-3 स्टेप छोड़ दिए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप शुरू से सीखते हो, तो आप खुद से डिसाइड कर लोगे कि कौन-सा स्टेप आपको लिखना है, कौन-सा स्टेप नहीं लिखना है, क्योंकि पेपर में तो जगह इतना मिलेगा नहीं और आपको आधा से ज़्यादा चीज़ें दिमाग में ही सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो पहले आप यहाँ सीखिए, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद ही से ही सीख जाएँगे कि कितने स्टेप को छोड़ना है और कितने को लिखना है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत अच्छे-अच्छे सवालों को हम लोग लेकर आए हैं जिसको सॉल्व करे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में चलती हैं, और तेज़ी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। देखिए होता क्या है कि जब 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चलती हैं, तो एक की अगर चाल तेज़ है और एक की चाल कम है, तो कह रहा है कि जो कम चाल में एक व्यक्ति बैठा है और जो तेज़ गति से जा रही है रेलगाड़ी, उसमें भी एक आपका व्यक्ति बैठा है, ठीक है? लेकिन ये जो रेलगाड़ी है तेज़ वाला, वो क्या करता है कि इस धीमे गति से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताना है कि ये जो तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई क्या है? यानी ये तेज़ गति वाली की लंबाई पूछ रहा है आपसे। तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि यल बराबर, यानी लंबाई मतलब दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। चाल गुणित क्या होता है? समय होता है। और चूंकि जो अब दोनों गाड़ियां एक ही दिशा में चल रही होती हैं, तो उनकी चालों को माइनस कर दिया जाता है। तो 59 में से हम 32 को घटाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा 7, यहाँ पे मिलेगा 2। और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 5/18 से गुणा करवा के इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। उसके बाद आपका समय दिया है 16 सेकंड। यहाँ पे हो जाएगा 9 तिरिक 27 और 9 दूना 18 और 2 आठे 16 और 8 पंच 40, 40 तिहैया 120। यानी जो लंबाई होगा वो कितना हो जाएगा? 120 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी में 120 मीटर दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला जो हमारा सवाल है वो कह रहा है कि 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय बताइए। तो ये जो ट्रेन है वो क्या करती है? 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। तो इसकी सबसे पहले चाल निकालते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा के समय। अब दूरी, चूंकि रेलगाड़ी की लंबाई 67 है प्लस टनल की लंबाई 33 है और समय जो है वो 10 सेकंड है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो 100 बटा क्या हो जाएगा? 10 काटेंगे तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। यानी जो चाल है ट्रेन की वो है 10 मीटर पर सेकंड। अब ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान में देखिए कि एक व्यक्ति को पार कर रहा है और तब समय पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि प्लेटफ़ॉर्म को पार करेगी तब समय बताइए। यहाँ पे यही ट्विस्ट है। क्योंकि देखिए नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है और लंबाई इसका कितना है? 67 मीटर। और आप जानते हो कि चूँकि समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी चूँकि ट्रेन की लंबाई है 6.7 नहीं 67 है, और ये जो आपका चाल है वो है 10। तो जब आप भाग करोगे तो 6.7 सेकंड आएगा, ठीक है? इसका 65 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रेलगाड़ी जो है वो व्यक्ति को पार कर रही है तब समय पूछ रहा है। ऐसा नहीं कह रहा है कि प्लेटफ़ॉर्म को पार करेगी तब समय बताइए। अगर प्लेटफ़ॉर्म को पार कर रही होती तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफ़ॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़कर और चाल से भाग कर देते तो हमारा समय आ जाता। लेकिन यहाँ पर हमको केवल व्यक्ति को पार कर रही है तब समय बताना है। इसलिए जब व्यक्ति को पार करता है तो ट्रेन की लंबाई, यानी ट्रेन की लंबाई है 67 बटा उसकी चाल 10 है, भाग कर दिए 6.7 सेकंड आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब 11वां देख लेते हैं क्वेश्चन।
देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निखिल और रितु की आय 2:1 के अनुपात में है। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। और यदि निखिल और रितु दोनों कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 रुपया है तो प्रत्येक की मासिक आय बताइए। यानी वो लोग कितना कमाते हैं एक महीना में, यही आपको बताना है। तो देखिए अब अगर ऑप्शन से थोड़ा-सा हम लोग मैच कराएँ, पहले हम ये देख लेते हैं कि वो कितना बचत करते हैं। तो बचत का जो अनुपात है 4:1, यानी अगर एक ₹4 बचाता है तो एक ₹1 बचाता है। दोनों को मिला दें तो दोनों असल में कितना बचाते हैं 10,000। तो 4 अब 1 कितना हो जाएगा 5, यानी अगर वर्चुअल रूप से वो ₹5 बचाते हैं तो हकीकत में 10,000। तो इसको काटेंगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा 2,000 आ जाएगा, ठीक है। यानी आप देखें तो जो रितु है, क्योंकि रितु का जो अनुपात है वो 1 था, तो जो रितु है वो ₹2,000 क्या करती है बचाती है, और जो निखिल है वो क्या करता है 2 चौक ₹8,000 बचाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन थोड़ा-सा देखिए, पहला जो ऑप्शन है वो है 2,000, 1,000। अब देखिए कि अगर वो आपका 1 महीने में 2,000 ही कमाएगा निखिल, तो कैसे वो 8,000 बचा पाएगा? इसलिए पहला ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा में अगर निखिल ₹8,000 कमा ही रहा है और 8,000 पूरा बचा रहा है, तो खर्च कैसे करेगा? इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे लिखा है ₹28,000 वो निखिल कमाता है और ₹14,000 मान लेते हैं ये कमाती है, रितु कमाती है, तब वो लोग 2,000 और 8,000 बचा सकते हैं। यहाँ 10,000 कमा रहा है और 5,000 कमा रही है, तब बचा सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी या डी में से कोई एक होगा। अब हमको करना क्या है कि हमको मान लेना है कि जो निखिल है और यहाँ पे रितु है, ठीक है। एक तरफ यहाँ आय लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं व्यय, ठीक है। निखिल की जो आय है मान लेते हैं 2x है और जो रितु की आय है वो ₹x है, क्योंकि अनुपात में है तो x मान लिए। और यहाँ पर फिर लिख देते हैं निखिल और रितु। अब ये खर्च कितना कर रहा है, तो खर्च कर रहा है 5, इसको मान लेते हैं y, और जो रितु है उसको मान लेते हैं 3y। यानी आय में से अगर खर्चा को घटा दें तो बचत हमारा मिल जाएगा। तो आय देखिए कितना है, आय है 2x, खर्चा है 5y, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं बटा कर देते हैं, और आय है रितु की x और जो खर्चा है वो है 3y। अब इनका अनुपात कितना आता है, यानी जो बचत का अनुपात था वो 4:1 आता है। तो ये गुणा करवा दीजिए, 2x माइनस 5y बराबर ये हो जाएगा 4x, और यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा 4×3 12y। अब यहाँ पर देखिए 12 में से 5 को घटाएंगे तो बचेगा 7y, और 4 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा 2x, यानी 2x बराबर 7y, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस वाले आपका मान में, तो यहाँ पे 2x माइनस 5y है, यानी निखिल 2x रुपया कमाता है और 5y रुपया खर्च कर देता है, तो कितना रुपया बचाएगा तो 8,000। इसका मतलब ये है कि अगर 2x में से हम 5y को घटा दें तो 8,000 निखिल क्या कर लेता है बचा लेता है। अब 2x की वैल्यू आपको पता है कितना है 7y, तो यहाँ पे लिख दीजिए 7y माइनस, अब देखिए यहाँ पे लिख दीजिए 7y माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 5y बराबर 8,000। अब यहाँ पे अगर इसको काटेंगे तो 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, और 2 से अगर हम 8,000 को काटे तो कितना बच जा रहा है 4,000 रुपया। इसका मतलब ये है कि जो y की वैल्यू है वो है 4,000 रुपया। तो जब y की वैल्यू 4,000 रुपया है तो y यहाँ पर है 7 के गुणा में, तो 7 का 4 में गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा 28,000, ठीक है। 28,000 हो जाएगा, जिसको अगर हम 2 से काटें तो कितना हो जाएगा आपका 14,000। इसका मतलब ये है कि यक्स की जो वैल्यू है वो है 14,000 और वाई की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा आपका 4,000। तो यहाँ पे जब लिखेंगे, यहाँ पे हम आय दिखाएंगे, यहाँ पर आय दिखाएंगे तो निखिल जो है 14 दूना कितना हो जाएगा 28,000 निखिल कमा लेगा, और चूंकि यक्स की वैल्यू यहाँ रितु की माने थे तो यक्स कितना आ गया 14,000। इसका मतलब ये है कि जो निखिल है वो 28,000 कमा रहा है और जो रितु है वो 14,000 कमा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं हमारा 28,000 और 14,000 दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 12वां प्रश्न। लिखा है कि एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है 5 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है आपका उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है, मतलब पास होने से 20 अंक और प्राप्त कर लेता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? तो मान लीजिए पहले आप जो पेपर में है वो x अंक का पेपर है, इसका वो 20% प्राप्त करता है।
ठीक है, लेकिन गलती से 5 अंकों से फेल हो जाता है, तो अगर इसको 5 अंक मिल जाए तो ये पास हो जाएगा। और दूसरा वाला जो है वो इसी यक्स का कितना प्राप्त करता है 30%, यानी 30% प्राप्त करता है और उसके बाद 20 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है, तो 20 क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। ठीक है। अच्छा, इसका शॉर्टकट विधि भी अभी हम आपको बताएंगे कि देखिए डायरेक्ट कैसे करते हैं। यानी अभी तो सीख रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए, लेकिन पेपर में जब आप बैठेंगे तो आप अपने दिमाग को कैसे एकदम अच्छे तरीके से बताएंगे कि इस सवाल को कम समय में लगाइए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 20 x/100, इसको काटना मत, ठीक है। और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका 30 x/100, और यहाँ पर हो जाएगा -20। अब -20 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 20 और 5 25, और यहाँ पे 30 में से 20 को घटा देंगे तो बचेगा 10 बटा क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर इसका गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 250 बराबर यक्स की। यानी जो परीक्षा था उसमें अधिकतम अंक था कितना, 250। ठीक है। अब इस 250 को इतना नहीं करना है आपको पेपर में, तो कैसे करेंगे, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे 5 अंकों की कमी हो रही थी और 20 अंक अधिक हो रहे थे, यानी कुल अंक कितना था 25। 25 अंक था और इसमें कितना प्राप्त कर रहा था 20, और इसमें कितना प्राप्त कर रहा था आपका 30। तो आपको 30 में से 20 को घटाना है, 10 बटा के आ जाएगा 100, यानी यहाँ पे 100 बटा 10 आ जाएगा। उसके बाद एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा 250। यानी आपको केवल इतना ही करना है। ठीक है, ये तो समझने के लिए है कि अभी आप समझ रहे हैं तो कैसे चीज़ें हो रही हैं उसको सीख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कराए उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, यानी कितना परसेंट वो पा जाए कि वो आपका पास हो जाएगा। तो देखिए उसको प्राप्त करने के लिए चाहिए कितना, 20% में 5 अंक ज़्यादा। तो अगर हम देखें तो 250 का 20% निकाल के और उसमें 5 क्या कर दें, जोड़ दें, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका देखिए 20 पंचे 100 और 5 पचे 25, यानी 50, और 50 में 5 जोड़ देंगे तो 55। यानी वो 250 अंक में से 55 अंक भी प्राप्त कर लेता है तो पास हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका प्रतिशत निकालना है, तो जो इतना पाया है बटे जितना अंक है बटा क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 का काट दीजिए, 25 दुना के 25 एकम 25 और 25 चौका 100, अब 4 पंचे हो जाएगा 20, यानी 55 का 4 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 220 बटा 10। काट देंगे तो कुल मिला जुला के कितना आ जाएगा, 22% आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि पेपर में उसको 22% मिलना चाहिए, तब जाके वो क्या करेगा, पेपर में पास हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 22%, और वही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर। देखिए 13वां जो प्रश्न है उसको भी हम लोग बहुत ही आपका आसानी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपया है। 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मूलधन। तो मूलधन यानी P बराबर होता है ब्याज, जो कि दिया है आपका 1600 गुणते 100 बटे में आपका दर, दर कितना दिया है 5 गुणे समय, समय 2 दिया है। तो यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 से अगर 100 को काटे तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, यानी P बराबर कुल मिला जुला के आ जाएगा 16,000। अब इस 16,000 से हमको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्ट हम फार्मूला लगाएंगे 1 + r का मतलब 5/100, और इसके बाद बटा मतलब घात में यन की जगह पर यहाँ पर 3 रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप जानते हो कि पूछ रहा है 3 वर्ष के बाद, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए, -1 कर दीजिए। डायरेक्ट हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ब्याज। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 16,000, और इसके बाद देखिए इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यानी 20 एकम 20 21, 21 बटा हो जाएगा 20 के घात में यहाँ पर 3 - 1। अब 21 का क्यूब आप जानते हो कितना होता है, 92 61 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 92 61 बटा 20 का हो जाता है 8,000 -1। तो आप 1 को 8,000 में गुणा करवा के 92 61 में से घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा आपका 16,000 गुणे 12 61। ठीक है, क्योंकि जब आप 8,000 को घटाओगे तो कितना मिल जाएगा 12 61, और बटे हो जाएगा 8,000। अब 8,000 दूना कितना होता है 16,000, तो यहाँ पे 2 का गुणा करा देंगे, 2 एकम 2, 2 छम 12, अब 12 दूना 24 1 25, यानी 2522 रुपया आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब 14वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए लिखा है आपका
12 तारीख दूसरा महीना 2022 से 11 तारीख दूसरा महीना 2023 तक 15% प्रतिवर्ष की दर से 73,000 रुपये पर साधारण ब्याज है। तो देखिए 2022 से 2023 मतलब एक साल का टाइम है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 12/2/2022, 11/2/2023 यानी कितने का टाइम है आपके पास, एक साल का पूरा पूरा टाइम है, क्योंकि जब 12 हो जाता तो आपका 366 दिन हो जाता है, इसीलिए वो 11 ही लिखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 73,000, उसके बाद गुणे 15%, गुणे 1 बटा क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे डबल जीरो काट देंगे, 15 जीरो हम जीरो, 15 तियाँ 45 और 15 सत्ते 105, 105 और 4 109, यानी ये 10,900 आपका 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि 475 रुपया अंकित और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट है। यानी लिखा तो है उस आपका जूते पर 475 रुपया, लेकिन छूट कितना दे रहा है 15%, तो 15 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो कितना छूट मिला, तो इसका 15% निकाल लेते हैं, तो 15 पचे 75 और 15 सत्ते 105, 105 और 7 कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे 15 चौका 60, 60 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो 71 आ जाएगा, यानी 71, और यहाँ पे एक दो अंक पे दशमलव लगा देंगे क्योंकि बटा में 100 है, तो 71.25 रुपया ऑप्शन नंबर ए में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया है 16वां प्रश्न में कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगा देता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 रुपये का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य कितना है। तो मान लेंगे अंकित मूल्य हमारा पी रुपया है। अब इस पर 10% की छूट देता है तो कितना वसूलेगा, तो 90 रुपया वसूलेगा, यानी 90%। उसके बाद अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि 8% बिक्री कर देता है तो 108, यानी 100 रुपये पर 8 रुपया और बढ़ा देता है, बटा क्या हो जाएगा 100, और ये कितना रुपया लेता है तो 34,020 रुपया। अब देखिए अब अगर इसको एक जीरो से एक जीरो काट दें यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम काटें इसको 4 से, ठीक है, 4 से ना काटें, इससे काट दें, 9 से काट दें, तो 9 तरीक हो जाएगा यहाँ पर देखिए 27, ठीक है। कितना बचेगा, आप जानते हो कि 34 में से 27 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 9 सत्ते 63, कितना बच गया यहाँ पे 7 बच गया, ठीक है। यहाँ 2 बच गया तो 9 आठे 72, यानी यहाँ 7 रहेगा, 9 सत्ते 63, तो आया कितना 378 9 से काटने पर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 8 से काट देते हैं या 108 से काट देते हैं। 108 से कितनी बार में कटेगा, तो नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो p बराबर अगर हम डायरेक्ट मान लिखाने तो हो गया था 9 तिरिक 27 और 9 सत्ते 63 और 9 आठे 72, और ये डबल जीरो जो लगा है गुड़े 100 और यहाँ पर गुड़े 100 और बटे में क्या कर देंगे 108, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको इसको 12 से काटना है, क्योंकि 12 नौइया 108 होता है और 12 तियाँ 36, या 18 से भी काट सकते हैं, 18 दूना 36, 18 एक कम 18, और 18 छक्का 108 होता है। अब इसको आप काटेंगे 3 से, तो 3 सत्ते 21 और 3 दूना 6, 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 50। अब 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, यानी 35, उसके बाद कितना जीरो लगा देना है 3,000, मतलब 3 जीरो लगा देना है, तो ये हो जाएगा 35,000 रुपया। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 35,000 रुपया और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि यक्स और 1/x का औसत, जहाँ यक्स जो है वो 0 के बराबर नहीं है, का औसत यम है, ठीक है। तो यक्स स्क्वायर और 1/x² का औसत आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसका औसत जो दिया है उसको निकाल लेना है। देखिए औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है यहाँ पे, औसत बराबर होता है योग बटा के संख्या। औसत बराबर क्या होता है आपका, योग बटा के संख्या। योग कैसे करेंगे, तो यक्स प्लस 1/x, संख्या कितनी है 1 और 2 है तो बटा 2 कर देंगे। औसत कितना आया यम, तिर्यक गुणा करवा लीजिए, तो यक्स प्लस 1/x का मान कितना आ गया 2m आ गया। हमसे पूछ रहा है यक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यानी ऐसे पूछ रहा है यक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बटा 2 की वैल्यू कितना होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग दोनों पक्षों का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, उसके बाद ये हो जाएगा प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर 2 दूना कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर।
अब यहाँ पे दो पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 4m² -2। अब इन दोनों में से दो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा यक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अगर दो कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 2m² - 1। अब ये जो दो है इसके बटे में कर दीजिए तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बटा के 2। कितना वैल्यू आया इसका? यम स्क्वायर यानी 2m² - 1। यानी इसका जो औसत था यही हमसे पूछ रहा था, तो औसत कितना आ गया? 2m² - 1। ऑप्शन नंबर ए में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है, तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर बताइए। तो यहाँ पर मान लेते हैं पहली संख्या यक्स है, दूसरी संख्या यक्स प्लस 2 है, तीसरी हो जाएगी यक्स प्लस 4, ऐसे हो जाएगा यक्स प्लस 5, यक्स प्लस 6, उसके बाद यक्स प्लस 8, फिर यहाँ पर हो जाएगा 8 2 10, उसके बाद यहाँ पर 12। यहाँ पे कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। अब दो और लिखना है, यक्स प्लस 14 और यहाँ पर हो जाएगा यक्स प्लस 16। इन सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो इनका औसत हो जाता है 132। तो चलिए जोड़कर इसमें 9 से भाग करना है, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9x, उसके बाद 2 और 4 6 6 12, 12 और 8 20, 20 10 30, 30 और आपका 10 40 और 2 42, 42 और 10 कितना हो जाएगा? 52 और 4 56, 56 और 10 कितना हो जाएगा? 66, 66 और 6 कितना हो जाएगा? 72। यहाँ पे 72 कर देते हैं और बटा 9 कर देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा? 132। क्योंकि आपको पता है कि आपका एवरेज बराबर होता है योग बटा के संख्या, तो 9 से इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा? 132। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? तो 132 में से 8 को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 1, यानी यक्स का मान है 124। तो सबसे छोटी संख्या यक्स थी, इसकी वैल्यू पता हो गई 124। और सबसे बड़ी संख्या क्या है आपका? यक्स प्लस 16 है। इसका मतलब ये है कि अंतर कितने का हुआ? 16 का हुआ, क्योंकि ये इससे 16 ज़्यादा है तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, इसको न लगाएं तब पर भी, मतलब ये इतना वाला चीज़ हम छोड़ दें तब पर भी हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम यही समझ जाएंगे कि ये 16 ज़्यादा है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, कम से कम घंटा भर 40-45 मिनट का वीडियो हो चुका है अभी तक। तो यहाँ पे देखिए 19वां क्या है कि चावल के प्रति किग्रा मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपया में 6 किग्रा कम का चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किग्रा प्रारंभिक मूल्य क्या है? तो देखिए प्रारंभिक मूल्य के लिए फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है? आर यक्स बटा 100 प्लस माइनस आर और इंटू ए। अब ये जो आर है ये प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी को दर्शाता है। जो यक्स है वो दिखाता है कि कितने रुपया में व्यक्ति कुछ खरीद रहा है। जो ए है वो ये दिखाता है कि कितना कम या ज़्यादा व्यक्ति वस्तु को खरीद रहा है। तो यहाँ पे देखिए आर की जगह पर 25 लिखेंगे, यक्स हो जाएगा आपका 1200। और चूंकि वृद्धि हो रही है तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 125। और कितना कम खरीद रहा है? 6। तो आप जानते हो कि 25 पंचे 125 होता है। और यहाँ पर हो जाएगा 5 छक 30 और 3 चौक 12, यानी कुल मिला जुला कर ये 40 रुपया आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर पूछा जाए चावल का प्रति किग्रा प्रारंभिक मूल्य क्या था तो 40 रुपया था। अच्छा, बढ़ा हुआ मूल्य पूछ ले तो क्या हो जाएगा? 40 गुणे 125 बटा 100 करना पड़ेगा, क्योंकि 25% वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 से काट देंगे तो 10, यानी कितना आ जाएगा? 50 रुपया। ये बढ़ा हुआ मूल्य है, लेकिन प्रारंभिक मूल्य कितना है? 40 रुपया। तो आप गलती मत करिएगा, ऑप्शन नंबर ए में 50 दिया है, डी में 40 दिया है, तो 40 आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस वीडियो का आखिरी और 20वां सवाल। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ऑप्शन से अगर देखें दिया है 26, 28, 24 और 30। अगर हम देखें इन तीनों ऑप्शन को जोड़ें तो देखिए 4 और 8 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18, 18 की 8, 2 2 4, 4 और 2 6 1 7। इसका मतलब ये है
और देखिए क्रम से भी आ रहा है, 24 के बाद क्या आएगा, 26 आएगा, 26 के बाद क्या आएगा, 28, क्योंकि 2-2 का अंतर है और सम भी है। इसका मतलब ये है कि दूसरी जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हो जाएगी 26। पहली जो संख्या सबसे बड़ी है वो 28 है, दूसरी 26 हो जाएगी, तीसरी 24। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका 26 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 20 प्रश्न हम सॉल्व करवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इसी के साथ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।